और सहयोगी नंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। नंदन, देखिए सवाल तो बीजेपी से होंगे कि जब बीजेपी से वो निकल गए थे दारा सिंह चौहान, या कोई भी कभी निकलता है तो सवाल बहुत सारे बीजेपी खड़ा कर देती है, लेकिन एक बार फिर से जब वापसी करेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी से सवाल बहुत सारे होंगे कि क्या वो दूध से धुल जाएंगे क्या यहाँ आकर। खैर, वो अपनी जगह है और ये जो काम होगा विपक्षी पार्टियों का भी होगा, हम भी सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जो बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, क्या वापस से बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे, तो क्या कार्यक्रम क्या है दारा सिंह चौहान का? देखिए पंकज, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष रखते हुए ये कह रही है कि सुबह का भूला शाम को घर लौटे, उसको भूला नहीं कहते। और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का नाम दारा सिंह चौहान ने थामा था, इसके बाद सियासत गरमाई थी और यही भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता थे सभी ने उनको कोसा था। लेकिन जब एक बार लोकसभा चुनाव की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ और कद्दावर नेता की जरूरत इनको पड़ रही है। और यही वजह है कि पूर्वांचल के जितने दिग्गज नेता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी की पूरी निर्भर रहती है पूर्वांचल की राजनीति से, और यही वजह है कि पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी का वो नजर आ रहा है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर तो दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान। आज का जो कार्यक्रम है 12 बजे, यानी कि अब से तकरीबन आधा घंटा बाद दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दोबारा लेंगे और वापसी करेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेस निमंत्रण भेजा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जो बिजनेस पार्टियों के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज आधिकारिक रूप से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा से पहले दे चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि जो उनकी मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में उनकी जगह मिलना, वो क्या संभव हो पाता। हालांकि अभी तक इसकी चर्चा जरूर है कि दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। और यही कवायद जो है। बिल्कुल नंदन, आप बने हमारे साथ, लेकिन इस बीच आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पंकज जी। आलोक जी, देखिए अब एक बार फिर से घर वापसी हो रही दारा सिंह चौहान की, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि मतलब फिर से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब आपको छोड़कर दारा सिंह चौहान जा रहे थे तो आपने दारा सिंह के लिए बहुत कुछ कहा, मतलब आपने नहीं, बीजेपी पार्टी ने, आपने क्या कहा होगा नहीं कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर्सनली नहीं कह रहा हूं, तो बहुत सारे सवाल उठे थे, मीडिया ने भी सवाल पूछा था। एक बार फिर से घर वापसी हो रही तो फिर से सारे सवाल होंगे। इन सब के बीच में बीजेपी को कैसा लग रहा है कि दारा सिंह चौहान जैसी कोई शख्सियत आपके साथ वापस जुड़ रही है? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात, अगर किसी का कुनबा बढ़ता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। बिल्कुल। जो अपोजिशन वाले कह रहे थे कि सब लोग इनको छोड़ के भाग गए, अब डेली कोई न कोई आ रहा है तो कुनबा तो बढ़ ही रहा है। और दूसरी बात, आज का जो माहौल है राजनीतिक, इसका स्तर इतना नीचे आ चुका है कि कौन कहां जाएगा, कौन किससे मैरिज करेगा, कौन किसको डाइवोर्स करेगा, ये मेरे और आपके जैसे पॉलिटिकल पंडित के मुद्दे की बाहर की बात हो गई है। बिल्कुल। इसलिए अब देख तमाशा पुतली का जो हो रहा है वो देखिए, कुछ कहने की और कुछ मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है। हम खुश हैं, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, और भी लोग आए। जो हमने राजनीतिक मार्ग प्रशस्त किया है देश को आगे ले जाने का, हम उस पर चलते रहेंगे। जिसको आना है इस कवायद में आए, स्वागत है। हालांकि एक बयान भी दिया था उन्होंने जब वो भाजपा छोड़कर गए थे कि मतलब बीजेपी की मानसिकता लोगों को गुलाम बनाने की है, लोग आत्मनिर्भर ना हो, वो सिर्फ नारा देती है, गुलाम बनाने की मानसिकता है, साजिश है कि राजनीतिक जो है, जो राजनेता हो वो गुलाम बने रहे बीजेपी के। मैंने एक चीज कहा ना, मेरे छिपे शब्दों में आपको लगता है सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। मैंने स्तर की बात की, तो स्तर में सब कुछ आ जाता है। इसकी अब कौन क्या बोला और कौन क्या किया और कौन क्या करेगा, ये ना मैं बोल सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। 25, 30, 35 साल से मैं भी राजनीतिक देख रहा हूँ।
ऐसी राजनीति न मैंने कभी सोची थी, न मैंने कभी देखा था। तो हम लोग तो मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ये प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज यादव जी, अब क्या बोलते हैं इन्हें। मनोज यादव जी, स्वागत है आपका। अब वापस से आप ही के एक नेता, जो कभी बीजेपी के नेता थे, वापस से बीजेपी जा रहे हैं, प्रतिक्रिया पहले आपकी। उनको बहुत बधाई। जहाँ गुलाम बनने की फैक्ट्री थी, गुलाम बनने वो पुनः चले गए और उनको शायद गुलाम बना ही बेहतर तो लगे। जिसको उस दायरे में रह के राजनीति करनी है, उस तरीके से राजनीति करनी है। देखिए, सत्ता में विपक्ष में रहकर काम होता है और ये समाजवादियों को बेहतर मालूम है। जिन्हें सत्ता से प्यार है वो लगातार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और महसूस करूंगा एक पिछड़ा होने के नाते कि चौहान साहब को वहाँ गुलामियत ना झेलनी पड़े, क्योंकि बड़ी शिद्दतों से इस देश के हमारे रहबरों ने और तमाम सारे उन लोगों ने जिन्होंने मेहनत और मशक्कत की, बलिदान दिया, ये देश गुलामी से आजाद हुआ था और उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हिटलर बैठ गया, दो राजनीतिक माफिया बैठ गए इस देश में, राजनीति में, जिसको जैसे चाहते हैं कठपुतली की तरह नचाते हैं। लेकिन एक विचारधारा समाजवादी विचारधारा है और समाजवादी विचारधारा को मानने वालों की संख्या भी आज बेंगलोर में आपको दिखी गई होगी कि कौन उस कठपुतली की तरह नहीं नाचना चाहता, कौन नहीं डरना चाहता है। और बीजेपी एक विधायक लेके गई तोड़ के, मुझे बड़ा वो लगा, इतने में ही खुश हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ब्रेकिंग न्यूज भी है ये। जिस दिन समाजवादी पार्टी तोड़ेगी इनके, कम से कम 1 दर्जन सांसद तोड़ेगी। ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बीजेपी तैयार रहे, आज तो खुश है बहुत कुनबा बनने से, जिस दिन कुनबा घटेगा उस दिन उनको उनकी हैसियत पता चलेगी। आलोक वत्स, देखिए खुली चुनौती मनोज यादव जी की कि आप तो एक तोड़ के खुश हो रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में आपसे बहुत सारे असंतुष्ट विधायक है, बहुत सारे ऐसे असंतुष्ट नेता हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ने वाले हैं। मौजूदा सांसद पंकज जी, मौजूदा सांसद, हम और नेता विधायक की बात ही नहीं कर रहे हैं। मौजूदा सांसद टूटेंगे, जिनके बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनका राजनीतिक बड़ा ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे है, वो टूटेंगे और वो तैयार बैठे हैं। अभी चूंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव कब होने हैं, तो बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमें चुनाव आयोग बताएगा कि चुनाव कब होगा, तो हम उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग में तो चोली दामन का साथ है, उनको तो मालूम है चुनाव किस महीने में होंगे। आलोक जी, आपके भी बहुत सारे टूटने को बैठे हैं, दावा है मनोज जी का। देखिए, मनोज जी को अग्रिम बधाई। अगर ये तोड़ के ले जा सकते हैं तो ले जाएं। जो टूटेगा उसी को न कोई तोड़ेगा, जो बिकेगा उसी को न कोई खरीदेगा। तो ले जाए, अगर कोई जाने वाले हैं तो ले जाए, हम तो रोक नहीं पाएंगे अगर वो इनके यहाँ जाने को। लेकिन समाजवाद है क्या इनके यहाँ? ये समाजवाद के कौन से पृष्ठ पे लिखा है कि पुत्र पिता के बाद पुत्र को अध्यक्ष बनाकर और जब सरकार में आओ तो उसके परिवार के 24 आदमी को काबिज कर दो विभिन्न पदों पर? समाजवाद तो है ही नहीं, परिवारवाद की पार्टी है। इस बात का मैं पंकज जी जवाब दूंगा। अगर इसमें कोई शामिल होना चाहता है तो जाए। वैसे भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो हिंदुस्तान के एक स्टेट की पार्टी है। सागर का दरिया से क्या मुकाबला है? ये जो करना है करें। अगर कोई ले जा सकते हैं तो ले जाए। खुली चुनौती दे रहे हैं कि हम ले जाएंगे 12 आदमी को, तो ले जाए। हमारे यहाँ दूसरे आदमी लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई आदमी की कमी थोड़ी है, कोई नेता की कमी थोड़ी है, कोई वर्कर की कमी थोड़ी है, और दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। इसलिए अब राजनीति में ये सब दौर चलेगा। 2024 तक बहुत उठापटक होगी, लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी ही गोल मारेगी, ये भी तय है। देखिए मनोज यादव जी, आलोक जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई लोगों की कमी हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारी विचारधारा और एक
भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, वो टूटे या रहे, ये इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। मनोज यादव जी, जाहिर सी बात है कि ये जो टूट फूट हो रही है ये भारतीय राजनीति के लिए कई बार कहा जाता है कि अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तमाम हम जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं वैसे हमें लगता है कि अब जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी प्रोफेशनल्स हो गए हैं और अपने हितों का ख्याल रखते हुए, अपनी संभावनाओं को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए ही वो दल बदलते। खैर ये अलग बात हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके समाजवादी पार्टी से आरएलडी अलग हुई और अब कर्नाटक में वो एक साथ एकजुट नजर आएंगे, मतलब क्या है ये मामला? आरएलडी अलग कहाँ हुई? आरएलडी तो 2017 से हमारे साथ था और लगातार है, 3 चुनाव हम लड़ चुके हैं, हार जीत अपनी जगह है। लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण आपके चैनल पे आपके दर्शकों को बता दूं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और तमाम सारे राजनीतिक दल भी जो है विपक्ष में है सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी बैठ के आज अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहे हैं और ये महसूस करा रहे हैं कि भैया हमको तो इनकी भी जरूरत उनकी भी जरूरत, तो कहाँ गया योगी और मोदी मॉडल? कहाँ है भाई? गुजरात मॉडल आए थे, अडॉप्ट करके लेके आए थे, पूरी देश में लागू करेंगे, कहाँ लागू कर दिया? और गुजरात मॉडल अगर है तो आज तुमको हर पार्टी के नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे भाई आपके पास इतना बड़ा चेहरा है। मैं तो एक बात बड़ी सीना ठोक के कहता हूँ, अगर मोदी जैसा झूठ बोलने वाला नेता हम लोगों के पास होता, विपक्ष के पास होता, तो हम तो किसी विपक्ष के विधायक को छोड़ो, उनके कार्यालय के चपरासी को न छूते, कभी चिमटे से भी न छूते। लेकिन अब इतना बड़ा झूठा व्यक्ति हमारे पास है नहीं कि वो मंच पे जाए और झूठ बोल दे, रो के फिर ये कर दे, फिर मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था, मैं ये करता था, मैं भीख मांगता था। अब इस तरह नौटंकी करने वाला नेता हमारे पास नहीं है, तो हमको जुड़ना पड़ेगा आपस में। लेकिन अगर इस तरह का कलाकार हमारे पे यहाँ होता तो निश्चय ही हम किसी को छूना ना पसंद करते, पार्टी में लेना थोड़ी दूर की बात है। तो उसके बावजूद भी अगर आज तमाम सारे राजनीतिक दलों पार्टियों को तोड़ के, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने भर भर के 3 किलो गालियां दी थी, आप मेरी बात को समझ गए होंगे पंकज जी, 3 किलो जिन लोगों ने भर भर के गालियां दी थी प्रधानमंत्री मोदी को, सबसे बड़का झूठा कहा था ओम प्रकाश राजभर ने, उन्हीं की ओर जाके गोद में बैठा लिया। हाँ, और योगी जी को क्या कहा था, इनसे भीख मंगवाने वाली फैक्ट्री में इनको हम भेजेंगे, जहाँ भीख मांगने की फैक्ट्री, यानी कि मंदिर में भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्टेटमेंट था ओम प्रकाश राजभर का। अब मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ना हमारी पार्टी ने इस तरह की बात कही, लेकिन जरूरी फिर भी है ओम प्रकाश राजभर, जरूरी फिर भी है वही चिराग पासवान जिसकी पार्टी को खंड 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 विखंड कर दिया था, वो ओम प्रकाश चिराग पासवान जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब सीट लगी घटने तो सीना लगा बैठने, तो फिर जाहिर सी बात है सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो आप चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाओगे। वैसे हार तो निश्चित है एनडीए की, उसमें दो राय नहीं, क्योंकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये एक बड़ी तादाद में उत्तर भारत में इकट्ठा हुआ है। बीजेपी का पूरा यूएसपी जो है वो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अगर 9.5 सालों में किसी के अधिकारों की कटौती की गई तो वो है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक। आलोक जी देखिए, दो सवाल मनोज जी ने आपके सामने रख दिया। एक तो ये कि अगर आपके इनके यहाँ अगर कोई नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई नेता होता जो झूठ बोलता कथित तौर पर, या फिर उतना कलाकार होता, तो इन्हें दूसरे पार्टी के नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो अपने में शामिल कराते। दूसरा, उन्होंने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो आपके साथ है। एक तीसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि कुनबा आपका बढ़ रहा है, आपको खुशी होती है, लेकिन सवाल ये कि ठीक है कुनबा बढ़ा, बीजेपी का बढ़ा, लेकिन आपस में जो नेताओं के बीच में जो दूरी कभी उन बयानों को लेकर बनी होगी, क्या पार्टी में आने के बाद वो बयान का कोई मायने नहीं रह जाता है? कि आपसी टसल का असर पार्टी पर नहीं पड़ेगा? बीजेपी में एक डिसिप्लिन है, अगर आप आए हैं तो डिसिप्लिन के अंदर ज्यादा कलाकारी दिखाइएगा तो साइड कर दिए जाइएगा। हम देश को आगे बढ़ाने के धुन में है और हम एक डिसिप्लिन मापदंड पे अपने कार्यकर्ताओं को रखते हैं। कोई भी आगे उसको उसके तहत काम करना होगा। और अगर कवायद बढ़ रही है, मैंने आपको कहा ना, अब कौन किससे मैरिज करेगा, कौन किससे डिवोर्स करेगा, ये कहना तो एकदम इम्पॉसिबल बात है। इसलिए ये सब खेल होगा, देखते रहिए।
वो अपनी कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम 24 दल बेंगलोर में मीट कर रहे हैं। पंकज जी, उस 24 दल में 8 दल ऐसे हैं जिनका टोटल 8 दल का 3 MP है पार्लियामेंट में। वो जिसको कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक। अगर आपको पूछा गया कि सबसे ऊंचा टीला ये पर्वत कौन सा है और आपने कभी गांव से बाहर नहीं गए, तो जो आपके गांव में सबसे बड़ा टीला है उसी का नाम लिख दीजिएगा आप। तो उसी तरीके से ये कर रहे हैं। जो दल का कोई वजूद नहीं है, जिसका नेशनल लेवल पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये उस सबको मिला के कह रहे हम 24 हो गए। मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल, आप मनोज जी जवाब दीजिए। पंकज जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आलोक वत्स जी ने, मैं इनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान आकर्षित कराएंगे तभी मैं उत्तर बेहतर दे पाऊंगा। इन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके पास सांसद नहीं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है मोदी की तरह की 15 लाख रुपए देंगे और फिर बात को जुमला हो गया। ये सत्य है, इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं। लेकिन आपको देखें, जो ये विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, मुझे उस 8 दल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नाम बता दीजिए तो मैं मान जाऊं। अरे रुको जाओ, नहीं ठीक है, हम एक को नाम नहीं, हम नहीं आता है कुछ बताना। हमारी पहले महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। जो ये दल इकट्ठा हुए हैं, इनके पास 2019 में टोटल वोट का प्रतिशत था लगभग 58%। और 58% उस हिसाब से था जब आपके पास अकाली दल भी था, JDU भी था और शिवसेना भी थी। ये तीनों दल शिफ्ट हो चुके हैं 58% वोट में। मान लीजिए आपने तोड़ लिया 2 दलों को, तो कितना वोट ले जाएंगे? जितना उसका आधा ले जाएंगे ना। फिर भी इस विपक्ष के पास 60% से ज्यादा वोट है। तब जब मोदी की तूती बोल रही थी इस देश में, मोदी मोदी गूंज रहा था। अब तो हर घर में मोदी का नाम लेने पे हाय दैया हाय मैया की बात कही जाती है कि ये कहाँ आ गए ऐसे लोग जो 400 का सिलेंडर दे रहे थे वो 1100-1200 का देने लगे। कहाँ आ गए जो 35 रुपए में दे रहे थे, कहाँ 13 रुपए में चीनी दे रहे थे। हर घर में दैया मैया सुनने पड़ रही है मोदी जी के नाम पे। आप परेशान मत होइए। आप ऐसा ही आकलन टीवी पे करिए कि इनके पास सांसद नहीं, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे इस तरह के हैं, इनके पास ये परिवारवादी हैं। परिवारवादी पे एक जवाब दे दूं सर पंकज जी, आपके दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। इस देश की राजनीति में 1947 की आजादी के बाद से अब तक कोई ऐसा राजनेता नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पुत्र को इतनी संपत्ति कमवा दी होगी। कोई भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा हुआ चाय बेचने वाला, एक सेकंड रुक जा भाई आलोक जी, एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने अपने मित्र को दुनिया का दूसरे नंबर का आदमी बना दिया। ये परिवारवाद ज्यादा इस देश के लिए घातक है कि ये परिवारवाद ज्यादा घातक है? चलो ठीक है, मनोज यादव जी के इस सवाल का जवाब आलोक वत्स देंगे। हालांकि मनोज यादव जी को ये बताना चाहूंगा कि आप मत प्रतिशत की बात तो कर रहे थे, लेकिन ये भी तो देखिए मंडल कमीशन आने के बाद 74 से 75% यादव समाज का साथ आपको मिलता था। अब आप भी 48-50 पर आ गए, तो ऐसा नहीं है कि आपके कुनबे में गिरावट नहीं आ रही है। खैर आलोक वत्स जी जवाब। मुझे एक चीज बताइए, आज देश के जो कुछ नेता हैं शुमार धन बल में, उसमें लालू यादव, अखिलेश यादव, बहन मायावती, इनका नाम अग्रणी में आता है। तो इनको क्या पैतृक संपत्ति मिली है या जमींदार से या पैदाइशी? कहाँ से आया धन? जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। बिल्कुल, सबकी पार्टी फंड है। आपको पता नहीं क्या जनता ने पैसा दिया है? अच्छा, जनता ने पैसा दिया है? जनता का पैसा लूटा है। हाँ, दिया नहीं, लूटा है। अच्छा, उसको डकैती की है। डकैती की है? तो आप क्या कर रहे हो? आप मक्खी मार रहे हो क्या? हमारे यहाँ डकैती हुई है तो मक्खी मार रहे हो क्या? हमारे तुम्हारे वाले क्या तुम्हारे यहाँ धन लक्ष्मी यंत्र लेके पैदा हुए थे क्या? मैंने कहा हमारी पार्टी के नेता धन लक्ष्मी यंत्र लेके पैदा हुए थे क्या? ना 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 ना, स्कैम में फंसेंगे, परेशान ना हो। बीजेपी का चपरासी भी नहीं बचेगा आपके लिए, परेशान मत हो। थोड़ा समय बदलने दो, आपका चपरासी भी नहीं बचेगा। हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है।
आप भी वो देखिए। राजनीति कुछ और थी, ये राजनीति कुछ और है, आने वाली चलिए ठीक है, राजनीति बहुत कुछ ज्यादा और दिन होगी। अब बचा नहीं रह गया है, देखते हैं। आपकी बैठक भी चल रही है, एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका शुक्रिया, आलोक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, समय आपने दिया। तो फिलहाल देखिए कई एक तरीके की चीजें जो है देखने को मिल रही है। एनडीए अपने गठबंधन के 25 साल पूरे होने पर शक्ति प्रदर्शन करेगा कल 18 जुलाई को। 17 और 18 जुलाई 2 दिनों के लिए विपक्षी एकता को लेकर एक महाजुटान बेंगलुरु में हो रहा है। इन सब के बीच में दल बदल भी जारी, और इसी कड़ी में एक बड़ा नेता दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का, हालांकि बीजेपी में थे पहले कभी और उससे पहले बसपा में भी थे, लेकिन बीजेपी छोड़कर सपा में गए और सपा से वापस से वो बीजेपी में आ रहे हैं और कुछ देर बाद वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। यानी कि ये भी एक दौर अब देखने को मिलेगा। अब लोकसभा चुनाव में अभी फिलहाल 10 महीने या 9 महीने मान लीजिए कि रह गया है। इन सब के बीच में अब देखिए कौन किस तरह पाला बदलता है और इस पाला बदलने का फायदा किस दल को कितना मिलता है। इंतजार इस बात का होगा। प्राइम स्पेशल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।